नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी है। आई एम एन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट फ्रॉम भोपाल। आज हम जानेंगे कि हस्बैंड सीमेन एनालिसिस कैसे किया जाता है, सैंपल कैसे कलेक्ट किया जाता है और इसकी रिपोर्टिंग कैसे होती है। देखिए, जब भी किसी कपल को हम इनफर्टिलिटी के वर्कअप के लिए प्लान करते हैं तो उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है हस्बैंड सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस मतलब जो आपके हस्बैंड का वीर्य है उसका हम क्वालिटी देखते हैं, उसमें शुक्राणुओं की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों देखी जाती है। हस्बैंड सीमेन एनालिसिस कब किया जाता है? जब भी आप ओपीडी में अपना सीमेन सैंपल देने आते हैं, जनरली हम एडवाइस करते हैं कि आपको सैंपल देना है 2 to 7 डेज के एब्सटिनेंस के बाद। मतलब जब भी आपने लास्ट टाइम अपना सीमेन सैंपल इजैक्यूलेट किया है और जब आप अपना सीमेन सैंपल देने जा रहे हैं उसका ड्यूरेशन 2 से 7 दिन के बीच में होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 दिन से कम होगा तो शुक्राणुओं की संख्या कम आ सकती है और अगर 7 दिन से ज्यादा होगा तो ज्यादा डेड स्पर्म एनालिसिस में मिल सकते हैं। जैसे ही आप सेंटर पे आते हैं अपना सीमेन सैंपल देने के लिए, आपको ऐसा एक वाइड माउथेड कंटेनर दे दिया जाता है जिसपे आपका नाम लिखा होता है, आपका UHID नंबर लिखा होता है और आपको सैंपल इसमें कलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। ये एक स्पेशल कंटेनर होता है, इसमें स्पर्म की गुणवत्ता में कोई खराबी नहीं आती है। हम जनरली ये बोलते हैं कि आप अपना सैंपल कॉन्डोम्स में नहीं कलेक्ट कर सकते क्योंकि वो शुक्राणु को डैमेज कर सकता है, या इस कंटेनर के अलावा किसी और तरह के कंटेनर में नहीं कलेक्ट किया जा सकता क्योंकि ये एक स्टेराइल कंटेनर होता है। जब आप अपना सैंपल इसमें दे देते हैं उसके बाद इस सैंपल को हम आधे घंटे के लिए रख देते हैं और इसको लिक्विफाई होने का वेट करते हैं एनालिसिस करने से पहले। आधे घंटे के बाद जब ये सैंपल लिक्विफाई हो जाता है तब हम इस सैंपल में ये देखते हैं कि इसकी पीएच क्या है, इसकी विस्कोसिटी कैसी है, इसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट है कि नहीं। ये हमें इस सैंपल की बहुत सारी चीजों के बारे में आइडिया देता है। उसके बाद हम एक ड्रॉप लेके, ये हमारे पास एक न्यूबर्ट चैम्बर होता है जिसमें हम एक ड्रॉप इसकी डालकर इसको माइक्रोस्कोप के अंडर एनालिसिस करते हैं और हम ये देखते हैं कि इसमें जो शुक्राणु हैं उनका टोटल काउंट कितना है, उनकी मोटिलिटी कैसी है, उनके चलने की क्षमता कैसी है, कितने शुक्राणु आपके प्रोग्रेसिवली मोटाइल हैं, कितने शुक्राणु आपके नॉन प्रोग्रेसिवली मोटाइल हैं, कितने शुक्राणु आपके इमोटाइल हैं। हम ये भी देखते हैं कि कितने शुक्राणुओं की मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है, मतलब वो दिखने में नॉर्मल दिख रहे हैं, ऐसे कितने शुक्राणु हैं, और कितने शुक्राणु आपके एबनॉर्मल दिख रहे हैं। जो एबनॉर्मल शुक्राणु दिखते हैं उनके भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कितने शुक्राणुओं का हेड पार्ट एबनॉर्मल है, कितने शुक्राणुओं का टेल पार्ट एबनॉर्मल है, कितने शुक्राणुओं का बॉडी पार्ट एबनॉर्मल है। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो एक लैब में सीमेन एनालिसिस में एनालाइज किए जाते हैं। जनरली WHO स्टैंडर्ड्स इस एनालिसिस में फॉलो किया जाता है और इसका जो भी रिपोर्ट आता है वो आपको बता दिया जाता है। अब रिपोर्टिंग क्या क्या हो सकती है? सबसे पहला हो सकता है नॉर्मोजूस्पर्मिया, मतलब आपके सीमेन में शुक्राणु यानी स्पर्म एकदम नॉर्मल है, काउंट भी नॉर्मल है, मोटिलिटी भी नॉर्मल है और मॉर्फोलॉजी भी नॉर्मल है। दूसरा हो सकता है ओलिगोस्पर्मिया, मतलब आपके शुक्राणु की मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है पर काउंट कम है। जनरली ये काउंट 15 मिलियन पर ml से ज्यादा होना चाहिए। तीसरा होता है एस्थेनोस्पर्मिया, मतलब शुक्राणु का काउंट तो ठीक है, मॉर्फोलॉजी भी ठीक है, पर मोटिलिटी खराब है। चौथा इंपॉर्टेंट होता है टेरेटोस्पर्मिया और टेरेटोजूस्पर्मिया, मतलब काउंट ठीक है, मोटिलिटी ठीक है, पर मॉर्फोलॉजी खराब है। कभी कभी बहुत बार हमारे पास ऐसे सैंपल्स भी आते हैं जिसमें तीनों खराब होते हैं, उसको हम बोलते हैं ओलिगो एस्थेनो टेरेटोजूस्पर्मिया और शॉर्ट टर्म में ओड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा कि सीमेन एनालिसिस में हमें क्या क्या देखना होता है और हम इसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपके डॉक्टर अकॉर्डिंगली आपको इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसका कॉस्ट कितना होता है। इसका कॉस्ट सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। 400 से लेके 600 रुपीज के बीच में ये एक सीमेन एनालिसिस का टेस्ट किया जा सकता है और आपके सीमेन सैंपल की क्वालिटी और
शुक्राणुओं की क्वांटिटी के बारे में पता लगाया जा सकता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।